अच्छा, कल जो जो किए थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। सर कल लास्ट में लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल वही वाला था ना? हाँ, वही बात, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी पे अगर देखा जाए, अच्छा, किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, अगर चलो मान लेते हैं ऐसे, अगर देखा जाए लैटिस एनर्जी केसीएल का ज्यादा होगा कि एनएसीएल का? बताइए किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, कैसे, चार्ज दोनों पर कितना का है? चार्ज लैटिस एनर्जी अगर याद हो तो प्रोपोर्शनल होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो चार्ज तो दोनों पे +1 का ही है, चार्ज तो सेम है। अब आर देखेंगे, केसीएल के लिए आर क्या लगाओगे? आर ऑफ के प्लस और आर ऑफ सी एल माइनस। और रेडियस एनएसीएल के लिए क्या लगाओगे? और हम लोग को मालूम है कि वी नो कि आर ऑफ Na प्लस इज लेस देन आर ऑफ के प्लस। वाई? अरे सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम डाउन द ग्रुप लाई करता है, therefore R of NaCl is less than R of KCl। मतलब लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा? NaCl। NaCl का लैटिस। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, सिंपल से ऐसे अगर क्वेश्चंस आता है लैटिस एनर्जी पर, क्वेश्चंस अगर आएगा तो आप ऐसे आपको करना है। बोलो स्पीकर आउट। अच्छा, और भी देख लेते हैं। हाँ बोलो। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट मालूम है? NaCl का मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, सिमिलरली लैटिस एनर्जी कंपेयर करो NaCl वर्सेस MgO, किसका ज्यादा होना चाहिए? NaCl का। नहीं, अरे Q1 Q2 का वैल्यू किस पर है? इस पर Q1 Q2 का वैल्यू कितना है? +1 -1 ना। और इस पर Q1 Q2 का वैल्यू कितना है? +2 -2। +2 और -2, अलग बात है, साइन के साथ मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड तो +1 है अगर देखा जाए, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। और डिस्टेंस भी किसका पास है यार? MgO का डिस्टेंस बहुत पास है ना। अरे इसका R क्या होगा? इसका R होगा R ऑफ Mg2 प्लस R ऑफ O-2। और इसका R क्या होगा? R of Na Na plus प्लस R ऑफ Cl Cl-। minus। खुद बताओ कौन छोटा लग रहा है यार? Na और मैग्नीशियम में छोटा कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और छोटा है। ऊपर से +2 का चार्ज, ये और छोटा हो गया होगा। ऑक्सीजन बड़ा है ना सर क्लोरीन से, तो कहाँ बैलेंस बड़ा? होगा। ऑक्सीजन कहाँ से क्लोरीन से बड़ा हो गया? ओके सर, सॉरी। ऑक्सीजन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है डाउन द ग्रुप। तो इसका मतलब हर हालत में किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा? MgO का। इनफैक्ट MgO का मेल्टिंग पॉइंट 2800 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोचो कितना हाई है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, यस सर। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक और है LiF NaF, किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा? लिथियम फ्लोराइड। वेरी वेरी हाई लैटिस एनर्जी, हाँ, लिथियम क्लोराइड। वेरी हाई लैटिस एनर्जी, बहुत हाई लैटिस एनर्जी होता है इस सब का। लैटिस एनर्जी का मतलब कल ही बताए थे, या तो जब आयंस आए होंगे तो एनर्जी रिलीज हुआ होगा, या फिर इन पूरे को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगा होगा, पूरे को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगा होगा। बोलो कोई डाउट? जल्दी कॉपी करिए। अमर्त्य NaCl MgO में चार्ज K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लगाओ, Mg का +2 -2। ठीक है,
और NaCl का +1 -1। साइज भी MgO का छोटा, क्यों? Mg और साइज छोटा है ना, Mg का साइज छोटा है Na से, और O- का साइज क्लोरीन से छोटा है, तो साइज भी छोटा और चार्ज बड़ा, तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना। और आइडेंटिफिकेशन इन जनरल, लैटिस एनर्जी हाई होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। हाई होगा। लैटिस एनर्जी किस फिजिकल प्रॉपर्टी को आपको बता रहा है? अरे आपको किस फिजिकल एस्पेक्ट को दिखाना चाह रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज्यादा है तो आपको मेल्ट करने में भी ज्यादा एनर्जी लगेगा ना। गिरीश क्लियर है? हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर लेकिन अगर मतलब चार्ज और साइज में साइज ज्यादा प्रेडोमिनेंट फैक्टर है ना सर? नहीं नहीं, जनरली ऐसे नहीं, जनरली चार्ज डोमिनेंट फैक्टर होता है, चार्ज। ओके सर। ठीक है, लेकिन ऐसा फिर ये पूछना तो नहीं चाहिए, वो तो एक्सपेरिमेंटल हो गया, बट अगर पूछ ही दिया तो चार्ज डोमिनेंट फैक्टर है ज्यादातर। बोलो क्या डाउट है? सर बॉक्स पे आपने जो लिखा है वो इन जनरल क्यों लिखा है? बिकॉज यार आगे तुम एक और रूल पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, फजान रूल। कभी कभी कुछ फैक्टर्स आते हैं, यू विल हैव टू वेट फॉर दैट। जैसे MgCl2 और NaCl का किसके ज्यादा होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट? MgCl2 और NaCl में किसका ज्यादा होना चाहिए? MgCl2 और NaCl में बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी MgCl2। किसका ज्यादा होना चाहिए, है ना? MgCl2 का ज्यादा होना चाहिए ना, यस सर। बट MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन NaCl, इसीलिए इन जनरल लिखा हूं। MgCl2 का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, दैट इज 714 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि NaCl का कितना है? जबकि एक्सपेक्टेड किसका ज्यादा होना चाहिए? KCl. MgCl2 का ज्यादा होना चाहिए, लैटिस एनर्जी से देखेंगे तो। हाँ सर लैटिस Yes, एनर्जी भी yes. NaCl का ज्यादा है क्या सर? नहीं, लैटिस एनर्जी भी MgCl2 का ही ज्यादा है। लेकिन बस मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आ गया। हाँ, वही इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए केमिस्ट्री में देखो कुछ चीजें तो हैं, फैक्टर्स बहुत सारे हैं, ये विल स्टडी दिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फजान रूल जो आएगा अभी, ठीक है ना। इसीलिए केमिस्ट्री में नेचर इतना वास्ट है कि आप एक्स्ट्रापोलेशन तो चलता नहीं, ऐसा क्या हो गया देखेंगे, ठीक है। इन जनरल बातें बोला जा सकता है, बट चेंज हो गया यहाँ पर। चलो ये क्लियर है, जी सर. ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, सिमिलरली सॉल्युबिलिटी का क्या कारण है? सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर। not soluble. हम लोग ने कल ही किया था। सॉल्युबिलिटी का कारण है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा होना चाहिए? लैटिस एनर्जी, तब जाकर के कंपाउंड सॉल्युबल होगा। कल याद है, कल लास्ट में यही कहानी को एंड किया था, पानी अट्रैक्ट होता है लैटिस की तरफ, एनर्जी रिलीज होता है, यही एनर्जी किस में जाएगा? अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा हुआ। लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम हुआ तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कंपाउंड इज इनसॉल्युबल। सबको समझ में आया लपाट? मतलब NaCl को अगर आप डाल रहे हो पानी में, और किस में टूट रहा है? कल ही हम लोग किए थे ना, NaCl सॉलिड को अगर पानी में डालोगे तो क्या होता था? डिसॉल्व हो जाता था। क्या रीजन है? हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो जरूर किससे बेटर, किससे ज्यादा, डेफिनेटली ज्यादा होगा
लैटिस एनर्जी से। NaCl की लैटिस एनर्जी को ब्रेक कर दिया होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो कुछ लैटिस एनर्जीज मुझे बताओ क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्डर बताइए खुद। LiF, LiCl, Lii। LiF, NaF, NaF, NaCl, NaBr। MgCl2, NaCl, MgCl2, SrCl2, MgO, CaO, SrO। बताओ पहले का आंसर लिख दूं? LIF ग्रेटर LIC। सेकंड वाले का आंसर? LIF ग्रेटर देन NAF। थर्ड वाले का आंसर? यस इंक्रीजिंग ऑर्डर NAF ग्रेटर देन NaF ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन NaBr NaBr। ग्रेटर देन सबको ठीक है, समझ में आ रहा है? सर एक और बार समझा सकते हो? क्यों, इसमें कौन सा चीज समझ में नहीं आया? साइज और यही तो देखना है। अमर्त्य तो अमर्त्य हाइड्रेशन एनर्जी कल ही तो बताए हैं, एनर्जी जो रिलीज होता है। अरे तेरे को क्या डाउट हो गया इसमें? साइज देखना किसका छोटा है। चार्ज +1 -1 है, और साइज सबसे छोटा किसका है? F- का साइज सबसे छोटा होगा ना, तो उसका लैटिस एनर्जी सबसे हाई होना चाहिए ना। ओके सर समझ गया। सही से कर। LiF NaF में किसका? LiF। अच्छा MgCl2 और NaCl2 में लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा? अभी जस्ट मैंने बताया किसका ज्यादा? MgCl2 का ज्यादा है। लैटिस एनर्जी ज्यादा, लेकिन हाँ मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा? NaCl का ज्यादा है। अच्छा MgCl2 SrCl2 में किसका ज्यादा? MgCl2 MgO CaO SrO में बताओ। MgO then CaO then SrO। क्या क्लियर है? कोई डाउट है पूछो, इसमें किसी को डाउट है? सर एक डाउट है सर। बोलो। सर Al2O3 और Ga2O3 मतलब गैलियम में यूजुअली एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए, बट आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बताया था कि गैलियम का साइज इतना बड़ा नहीं होता है, तो क्या यहाँ हाँ, पे भी एक्सेप्शन लगेगा? यहाँ पर भी वो एक्सेप्शन से डिपेंड करता है कौन सा ये। तो गैलियम का साइज तो है ही छोटा, तो वो यहाँ पर भी लग जाएगा। ओके सर, तो मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो एक्सेप्शंस है वो यहाँ पे हाँ भी लग वो सकता है। चलेगा, वो चलेगा। और हाइड्रेशन एंथैल्पी याद है सबको? हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में चीजें याद है? हाइड्रेशन एंथैल्पी मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बताया था, है ना? यस हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? बताओ किसका ज्यादा होगा? Li+ का होगा कि Na+ का ज्यादा होगा? Li+ का ज्यादा होगा। Li+ का ज्यादा होगा। Be2+ का ज्यादा कि Mg2+ का ज्यादा? Be2+। Be2+। पानी में साइज याद है? एक्वस रेडियस बताया था, किसका ज्यादा होगा? हाँ सर किसका ज्यादा? एक्वस रेडियस किसका ज्यादा होता है? Li का ज्यादा रहता है Li+। सबसे। CS से भी ज्यादा रहता है। ये सब याद आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आप जल्दी नोट करो। सर एक मिनट। और कल ही में हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि अगर हाइड्रेशन ज्यादा स्ट्रांग हो गया लैटिस से, ठीक है, सॉल्युबल हो जाएगा। और हाइड्रेशन एनर्जी कम हुआ तो इनसॉल्युबल रहेगा। सर हाँ बोलो।
सर यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का सेम ही मतलब फैक्टर्स है सर। सेम, हाँ ठीक है। सर तो फिर मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है कि लैटिस एनर्जी ज्यादा है, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे सर? कोई नहीं, ऑब्जर्वेशन वो याद रखना है। वो मतलब ऑब्जर्वेशन, या हम उस पे हाँ ये वो याद रखना, नहीं यस लगा सकते? यस, वो कुछ नहीं लगा सकता। You have to remember that you nobody can just by looking at the data नहीं बता सकते, you have to know that inorganic में कुछ चीजें याद करनी है ना। हाँ ये देखकर जरूर बता सकते हैं कि कंपाउंड सॉल्युबल हुआ तो ये बोल सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी जरूर लैटिस एनर्जी से क्या होगा, ज्यादा होगा, ये मालूम है। लेकिन अब जस्ट देख करके बताना बहुत मुश्किल। चलो आगे बढ़े। चलिए एक और देखते हैं। लैटिस एनर्जीज जो हैं that cannot be determined directly by experiment. ठीक है, we use Hess's law to find indirectly the lattice energy. ठीक है, अब देखो ये सब क्या है। सबसे पहले यार एक तो व्हाट इज दिस Hess's law? Hess's law जो है, अगेन दिस इज डन इन थर्मोडायनेमिक्स इन क्लास 11। मैं आप लोग को जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे करके जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग के केमिकल बॉन्डिंग के बुकलेट में जस्ट थोड़ा सा आपको आइडिया लेना है। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद ही रखनी है, थर्मोकेमिस्ट्री में करते हैं, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना पड़ेगा। अच्छा देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली लैटिस एनर्जी अगर निकालना हो, मान लो तुमको ये निकालना है लैटिस, मान लो तुमको निकालना है, सपोज आवर मोटिव इज टू फाइंड लैटिस एनर्जी, आवर मोटिव इज टू फाइंड लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं NaCl। ठीक है, सपोज हम लोग को बेसिकली हम लोग को व्हाट, हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को ये फाइंड करना है कि Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस कंबाइन होकर के जब NaCl सॉलिड बनेगा तो इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, है ना। और यही हम लोग को निकालना है लैटिस एनर्जी। U इज प्लस U बनेगा। व्हाट इज U? लैटिस एनर्जी। प्लस क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज कल ही बताया था एक मोल को बनाना है तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो व्हाट हम लोग करते क्या है, देखो इसे क्या करते हैं, वी द स्टेप इज वी imagine the formation of an ionic compound
ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल occurring in a series of well defined steps. देखो इसमें क्या बोलने का मतलब है, ठीक है, and combine the steps in a way that gives us the lattice energy. अभी सब मतलब समझाता हूं कि क्या इस सब को बोलने का मतलब है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, by doing this we construct a, इस चीज को बोलते हैं Born-Haber cycle। क्या है ये पूरा कहानी, जस्ट नोट इट डाउन, बताता हूं अभी क्या है। नोट कर लो इसको, Yes, और ये sir. बता रहा हूं इसका क्या मतलब है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। चलो, डन एवरीवन? Nice, sir. Yes, ठीक। sir. हम लोग का मेन मोटिव क्या है, लैटिस एनर्जी यू निकालना, ठीक है ना। मेन मोटिव इज दिस, रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपेरिमेंट में नहीं कर सकते इसको कैलकुलेट, तो हम लोग एक अलग तरीका निकालते हैं। डिटेल्स विल बी डन इन थर्मोकेमिस्ट्री, एकदम डिटेलिंग करेंगे वहीं पर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Sir, एक minute, please. सर ये हेस लॉ और बॉर्न हार्पर साइकिल अलग अलग है क्या? एज ऑफ नाउ जस्ट इसको याद रखो अभी के लिए। मैं बता देता हूँ, उससे थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा, थोड़ा सा कैसे कर लो। सर ये एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे क्या वो हाँ, अभी पहले? वही कर ही रहा हूँ, अभी पूरा हुआ ही नहीं खत्म ना, अभी वही कर रहा हूँ। अच्छा देखो, हम लोग को लैटिस एनर्जी निकालना होता है, तो देखो इमेजिन करो कि हम लोग NaCl बना रहे हैं। जस्ट एनविजन दिस, विजुअलाइज इन दिस माइंड। NaCl बनाने के लिए सबसे पहले Na सॉलिड्स को किसमें कन्वर्ट करना होगा। मान लो किसी ने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया, ठीक है। Na solid has been converted into Na gas। मान लो ये एग्जांपल हम लोग के पास दिया हुआ है, दिस इज ये 108 किलो जूल। ये एनर्जीज एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किया गया है, ये है डेटा है, दिस इज द डेटा अवेलेबल विद द साइंटिस्ट। वो सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस में कितना एनर्जी लगेगा ये वो जानते हैं, वो दे दिया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डेल्टा एच। डेल्टा एच भी याद है, मैंने जस्ट इतना बताया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, थर्मोडायनेमिक टर्म है। अगर एनर्जी लगता है तो आप क्या साइन डालोगे, प्लस, और अगर प्लस एनर्जी और रिलीज होता है तो आप क्या डालोगे, माइनस। माइनस। ठीक है, अदरवाइज डोंट गेट इनटू टू मच ऑफ डेफिनेशंस राइट नाउ, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। जस्ट जैसे बोल रहा हूं ध्यान देना। सो NaCl अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, सोडियम मान लो उठाए होगे, सोडियम को गैस में कन्वर्ट किए होगे, सोडियम ही मिलेगा ना नॉर्मल रूम टेम्परेचर या कहीं पर भी। उसके बाद तुम सोडियम गैस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले होगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप पीरियोडिक टेबल में किए हुए हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस नोन एज,
This is Ionization. ionization enthalpy. Again, we have this data with us. This is the data that the scientists have. And what was the motive? Motive was to find the lattice energy. और ये वैल्यू मान लो दिया हुआ है 496 किलो जूल. ठीक है, तो सोडियम सॉलिड से गैस बनाए, गैस से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, Na+ बनाया, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. क्लियर है सबको? अच्छा, अब तुम Cl2 उठाए और Cl2 को ब्रेक किए 2Cl गैस में. ठीक है, आगे आपको थोड़ा सा आइडिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, हल्का सा भी आइडिया है. व्हाट इज, इसका क्या मतलब है? तुमको इस प्रोसेस में Cl को क्या करना पड़ा? बॉन्ड को क्या करना पड़ा? ब्रेक करना पड़ा. इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस नोन एज? डेल्टा एच, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. अच्छा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताओ? सर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की एनर्जी. दोनों में से कोई टर्म यूज करो जो तुम्हारा मन है. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना होगा बताओ? पॉजिटिव कि नेगेटिव बताइए? पॉजिटिव. पॉजिटिव. भाई सिंपल सा चीज है, इतना तो क्योंकि मालूम होना एनर्जी चाहिए. देना पड़ रहा है. देना पड़ेगा यार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्ड बना है. अभी हम लोग जस्ट ही बताए थे बॉन्ड बनेगा तो सिस्टम अपनी एनर्जी लूज करेगा, कम होगा, तो ऑब्वियस बात है उसको अलग अलग करने में एनर्जी देना पड़ेगा. ठीक है, आगे तुम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी करोगे, थोड़ा सा मेरे ख्याल से एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी किए होगे क्वेश्चंस. अगर सही से मेहनत कर रहोगे तो क्वेश्चन आता है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. ठीक है, वो सब अगर बुकलेट सॉल्व करोगे तो सब क्वेश्चंस आएंगे. तो ये वैल्यू भी साइंटिस्ट को मालूम रहता है. और ये वैल्यू सपोज तुम्हारे पास ये वैल्यू है 244 किलो जूल. क्लियर है? अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है? 244 कितने के लिए लगा? यस सर. एक मोल को ब्रेक करने के लिए, एक ये पूरे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कितना एनर्जी लग रहा है? 244. अभी तक सबको क्लियर है? गिरीश, इसमें कौन सा चीज में डाउट है? वो पूछो, कौन सा चीज में डाउट है? क्या गेटिंग में कौन सा चीज में डाउट है? पूछो ना. डेल्टा एच, गिरीश बोल तो दिया, डेल्टा एच इज जस्ट द, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी देना पड़ता है या एनर्जी रिलीज होता है? दैट एनर्जी का जो चेंजेस आया है दैट इज नोन एज डेल्टा एच. क्लियर है? ठीक है. दूसरा बात, थोड़ा सा गैप डेफिनेटली रहेगा. व्हाई? बिकॉज मैं पहले ही कुछ बात बोल देता हूँ कि किसमें आप डिटेल्स में करते हो, थर्मोकेमिस्ट्री, लेकिन बुकलेट में दिया हुआ है तो मुझे जितना है उतना आइडिया दे देने दो कि क्या कर रहे हैं. लेकिन डेफिनेटली थोड़ा गैप रहेगा बिकॉज आपको डेल्टा एच ही परेशान करेगा, वो तो आप थर्मोकेमिस्ट्री में ही करोगे. अभी के लिए आप बस इतना जान लो, जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, जब भी कोई भी चीज हुआ इस केमिस्ट्री में, केमिकल चेंजेस हुए, तो यार तुम एनर्जी चेंजेस तो आएंगे ही. पहले सॉलिड था, बाद में गैस था, अपने आप थोड़ी ना चला जाएगा. पानी लिक्विड से गैस जाएगा तो उसको एनर्जी देना पड़ता है ना. क्यों देना पड़ा होगा? लिक्विड में ज्यादा क्लोज हैं, उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके उसको गैस में बनाना है. कौन सा ऐसा काम कर लोगे बिना एनर्जी दिए हुए? तो हर प्रोसेस में एनर्जी लगता है, इसको डेल्टा एच बोलते हैं. अब इस नाम में क्या रखा है समझ लो. 108 किलो जूल का क्या मतलब? कि एक मोल सॉलिड Na सॉलिड को एक मोल Na गैस में लेने में इतना एनर्जी लगा. क्या लोड है इसमें? डेल्टा एच नाम में क्या रखा है? एक मोल सोडियम गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जब एक मोल Na+ बनाए तो 496 किलो जूल मोल लगा. ऐसे समझो, ये तो ठीक ही है. एक मोल Cl2 के बॉन्ड को ब्रेक किया पूरा का पूरा, तो सब पूरा मान लो टूट गया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया. इसमें कितना एनर्जी लगा आपको? 244 किलो जूल. ये आपको नाम क्यों परेशान करता है? नाम में क्या रखा है? डेल्टा एच पुकारो, डेल्टा वाई पुकारो, कॉन्सेप्ट तो एक ही चीज है. अब देखो क्या करना है. अब Cl गैस में क्या करना है बताओ? NaCl कैसे बना होगा? सॉलिड से गैस गया होगा, गैस से इलेक्ट्रॉन निकाले, Cl2 को ब्रेक किया, और ये सब डेटा साइंटिस्ट के पास है. अब Cl गैस में इलेक्ट्रॉन डाला जाता है, क्या बनता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ? इस प्रोसेस क्या बोलते हैं?
ये भी किए हुए हो? अरे पीरियोडिक टेबल में किए थे कि नहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? यस सर। और ये वैल्यू कितना है? मान लो ये वैल्यू दिया हुआ है 349। इसी को तो क्या बोलते हैं, इसी वैल्यू को तो क्या बोलते हैं? दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना। अच्छा इससे, अच्छा अगर डेल्टा एच से मतलब नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है 1 मोल Cl गैस में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो 349 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया है? ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन यही वाला है ना, यस सर। है ना? अच्छा एंड फाइनली एक चीज बताओ, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस आपस में अब क्या करेंगे? Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट मिलेंगे। करेंगे और हाँ, कंबाइन और क्या कंपाउंड बनाएंगे? बनाएंगे। NaCl सॉलिड हाँ। बनाएंगे। इस प्रोसेस में कौन सा एनर्जी रिलीज होगा? इसमें एनर्जी, इसी को क्या बोलेंगे? यू इसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। इसको मैं क्या एनर्जी। सिंबल दे रहा हूँ? यू। क्या इसमें डाउट है? पहले यहां तक बोलो, ये क्लियर है? अच्छा अब स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट बोलता और साइंटिस्ट लोग के पास, ये उनके पास डेटा रहता है, दिस डेटा दे नो, Na solid plus half Cl2 gas gives you NaCl solid. They have this data with them. They have the data with, ठीक है, ये डेटा उनके पास रहता है। अब देखो क्या उनका मेन मोटिव क्या था? उनका मेन मोटिव था ये कितना एनर्जी रिलीज होगा ये निकालना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे रिएक्शंस आपको, हेसेस लॉ यही बोलता है कि आपको ऐसे रिएक्शंस एड अप करने हैं ताकि आपको लैटिस एनर्जी निकल जाए। मेरे पास कौन कौन से डेटा मुझे मालूम है? आई नो 1 2 3 4 5। व्हाट आई नीड टू फाइंड इज यू। क्लियर है? अच्छा अब एक चीज बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, मैं अगर सब इक्वेशंस को ऐड करने से पहले एक काम करता हूं, ध्यान देना थर्ड वाले इक्वेशन को। थर्ड वाले को अगर मैं हाफ से डिवाइड कर दिया, हाफ से डिवाइड कर दिया, अब बोलोगे सर हाफ से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? तो ये 1 हो जाएगा। इसमें भी कितना एंथैल्पी, इसका कितना आएगा वैल्यू? 244 1 मोल की लेता, हाफ मोल के लिए कितना आएगा? 122. 122। सिंपल है, एक हाफ मोल। बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज मुझे कैंसिल आउट करना है। नाउ ऐड ऑल द 5 इक्वेशंस, ऐड ऑल द 5 इक्वेशंस, जस्ट मैथमेटिकली ऐड 1 to 5। क्या होगा बताओ? ऐड ऑल द इक्वेशंस फ्रॉम 1 to 5। बताओ क्या बनेगा? 0 मिलेगा शायद। जीरो कैसे? ये कटते जाएगा, 377. Na प्लस कट जाएगा, ऐड करो तो Cl माइनस कट जाएगा, Cl गैस कट जाएगा। अगर मैं सभी इक्वेशन ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस गिविंग यू क्या मिलेगा? NaCl सॉलिड। अरे ऐड करने से ही मिल रहा है ना, जैसे मैथमेटिकली जैसे कैंसिल आउट करते हैं। Yes, sir. इस और हेसेस लॉ बोलता है कि ऐड करने से जो ये जो आपको मिला है, ये इसका इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है? -411। दिस शुड बी इक्वल टू सब्लिमेशन 108। तुमने ऐड किया है ना 5 इक्वेशंस, प्लस कितना 496, प्लस कितना 122, प्लस कितना -349, और प्लस यहां पर क्या
U। इससे आपको क्या निकल जाएगा, इससे आपको क्या निकल जाएगा, आप फाइंड कर दोगे लैटिस एनर्जी, एंड दिस इज हाउ अ लैटिस एनर्जी इज कैलकुलेटेड। कितना आ रहा है वैल्यू चेक करो तो, लैटिस एनर्जी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है चेक करो। Sir, -788. हाँ, लैटिस एनर्जी कम्स आउट टू बी कितना, -788. -788। ऐसे निकालते हैं बेसिकली। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, हम लोग ने क्या किया है, डेल्टा हीट, डेल्टा एच मतलब ये रिएक्शन का डेल्टा एच जो मेरे पास था ऑफ NaCl, ये किसके बराबर कर दिया, डेल्टा हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस क्या कर दिया, डेल्टा एच ऑफ IE प्लस क्या कर दिया, डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड DE/2 कर दिया, प्लस क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और प्लस क्या कर दिया U। -788 आ रहा है कि 786 आ रहा है, चेक कर लो। 786 आ रहा है क्या, जो भी वैल्यू ठीक है, उतना चलता है उतना, ठीक है। हाँ दिस सर। इज नोन एज बॉर्न हेबर साइकिल। अब इसमें देखो, ज्यादा इसमें अभी के लिए न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं केमिकल बॉन्डिंग में, बिकॉज ये थर्मोकेमिस्ट्री का है। आइडिया ले लो, ऐसे काम करते हैं बस। व्हाट आई एम वांटिंग इज जस्ट टेक अ प्रॉपर आइडिया। एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, क्लैरिटी आएगा। हेसेस लॉ, ये सब एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो यही बोलता है कि देखो मैंने क्या लिखाया है, एक ऐसा स्टेप प्रोसेस बनाओ जिसको ऐड करने से आपको लैटिस एनर्जी निकल जाए। जैसे मैंने क्या किया, हम लोग के पास ये रिएक्शन, सिक्स्थ रिएक्शन का डेल्टा एच मालूम है, और वो हम लोग ने 5 इक्वेशंस को ऐड करके काम कर दिया। बोलो क्या डाउट है, ट्राई करता हूँ एक और चीज, देखो होता है कि नहीं। आगे बढ़ूं, सर 1 मिनट। आगे बढ़ूं। चलो एक क्वेश्चन दो सिंपल सा, फाइंड डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन। डेल्टा एच मतलब क्या निकालना है, व्हाट इज डेल्टा एच हियर। तुमको एक्चुअली में तुम क्या निकालना चाह रहे हो, तुम निकालना चाह रहे हो कि जब 1 मोल Li प्लस 1 मोल F माइनस मिल करके 1 मोल LiF सॉलिड बनेगा, तो आपका एनर्जी रिलीज होगा। इसी एनर्जी रिलीज को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डेल्टा एच, इज नो नेम गिवन एज लैटिस एनर्जी। यू हैव टू फाइंड आउट, एंड आई एम गिविंग यू द डेटा। कुछ डेटा आपको दिए रहेंगे डेल्टा एच के, आपको इस प्रकार उनको कंपाइल करना है, ऐड करना है, ताकि ये रिएक्शन आ जाए। यही बॉर्न हेबर साइकिल है, मैं आपको दे रहा हूं। Li सॉलिड से Li गैस जाने का दिया हुआ है वैल्यू 161 किलो जूल, ठीक है। IE ऑफ लिथियम, IE1 ऑफ लिथियम दिया हुआ है 520 किलो जूल, ठीक है।
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 दिया हुआ है, दिस इज 77, नहीं दिस इज 154। हर चीज का मतलब जानते हो ना, ये सब दिया ही हुआ है। +161 का मतलब क्या है, लिथियम सॉलिड से गैस बनाने में इतना एनर्जी लगा। I1 का मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में किए हुए हो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 मतलब 1 मोल F2 को किस में ब्रेक करना है, 2F में, तो आपको 154 किलो जूल लग रहा है। ठीक है, फिर आपको डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया हुआ है, कितना, ये दिया हुआ है -328। और फाइनली आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन। इसका दिया हुआ है -617। फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन। किसी को आया आंसर, आ रहा है किसी को? नहीं सर, अब तक नहीं आया, कोशिश कर रहे तो चैट पे भेजा है सर। -1047 आएगा श्रवण। -10, यस देवियन, वेरी गुड। कैसे करेंगे बताओ? Li सॉलिड से Li गैस बनाना है, तो क्या होगा बताओ इसका? 161। Li गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इसमें कितना एनर्जी लगा, 520। F2 गैस से बनाना है F गैस, तो 180 से बनाया क्या? नहीं नहीं नहीं, गलत है। इसमें कितना एनर्जी लग रहा है, 154। F गैस में डालना है इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना आएगा एनर्जी, दिया ही हुआ है ना, अरे दिया हुआ है ना एंथैल्पी। और Li सॉलिड प्लस हाफ F2 गैस, इस रिएक्शन का भी डेल्टा H दिया हुआ है, -617। डेल्टा H का दिव्यन मतलब कि अगर जब ये रिएक्शन होता है तो 617 जूल्स किलो जूल्स का एनर्जी बाहर निकलता है। इतना मालूम है कि नहीं कि रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, ये भी नहीं मालूम है आप लोगों को कि दुनिया में रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होते हैं? तो वही दिया हुआ है कि एक्सोथर्मिक है, एनर्जी या तो रिलीज होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है बताओ,
इन सब को इस प्रकार ऐड करना है। अच्छा चलो कोई चीज। और ये इस प्रोसेस का निकालना है डेल्टा एच, ये निकालना है ना, ये हम लोग को निकालना है, यस यही हम लोग को निकालना है वैल्यू। अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको ऐड ऐसे करो ताकि हम लोग को क्या मिल जाए, ऐड ऑल द रिएक्शन सो दैट वी गेट दिस रिएक्शन। यही हेसेस लॉ बोलता है, डिटेल्स विल बी डन इन थर्मोकेमिस्ट्री। दिमाग इस पर मत लगाओ ज्यादा, जस्ट एक बारीक सा आइडिया ले लो। बार बार बोल रहा हूँ, बहुत दिमाग मत लगाओ, डेल्टा एच आगे डिटेल्स में करोगे, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ ऐड कैसे करेंगे इसको, ऐड कर सीधा ऐड कर दें क्या, नहीं मुझे यहाँ पर काटना है हर चीज को। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हाफ से क्या करूंगा, इंटू 2 हाँ डिवाइड। क्यों डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, ताकि एफ मिले। हाँ एफ कट जाए, पूरा कट जाए तो ये भी 77 हो हाँ जाएगा। F का। अब ऐड करो सब इक्वेशंस को। कितने इक्वेशंस है मेरे पास, अगर मैं सब इक्वेशन ऐड करूं तो क्या क्या कटेगा बताओ, जस्ट ऐड इट, जस्ट मैथमेटिकली एडिंग। ऐसे करते जाएगा, क्या बचेगा बताओ, Li सॉलिड प्लस हाफ F2 गैस कितना बचेगा, -6 LiF सॉलिड सॉल्व बचेगा। -17 और इस रिएक्शन का डेल्टा एच हम लोग को दिया हुआ है कितना, एंड अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 161 प्लस 520 प्लस प्लस 77 -328 328 प्लस यू। प्लस यू, मतलब वही जो यू निकालना, मतलब यू निकालना है। और यू कितना आ रहा है बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू कमिंग आउट टू बी, -1047। दिस इज बॉर्न हेबर साइकिल, यही बॉर्न हेबर साइकिल है। बोलो कोई डाउट, सर यू की वैल्यू -617 होगी ना, नहीं यू की वैल्यू -1047 आ रहा है ना, ये यू का वैल्यू थोड़े ना है। यू मतलब क्या होता है, अरे यू मतलब होता है गैस को मिला करके सॉलिड बनाना ना, यस गैस को, पहला वाला ये यू है ना। ओके सर समझा। सर और एक ये हम डाउट, लोग, हाँ बोलो, सर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पे ये जो बाकी 5 डेटा है सर, ये 5 दिए बिना हम नहीं सॉल्व कर सकते ना। नहीं नहीं नहीं, ये तुमको दिया रहेगा, ये तुमको दिया रहेगा, और तुम्हारा मोटिव क्या रहेगा, बस इन्हें लैटिस सही तरह एनर्जी से ऐड करना है। ऐड करना है ताकि वो इक्वेशन आ जाए। बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से अभी समझाया गया है, हल्का सा आइडिया लिया गया है, लेकिन ओनली यही वेरी प्रोसेस सुपरफिशियल। करना है। हाँ बस यही करना है, वेरी और मतलब सुपरफिशियल 5 आइडिया। वैल्यूज देंगे ना सर, हमें ऐसा यस उसके लिए हाँ, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, वही क्वेश्चन यही है, लैटिस एनर्जी निकालो, गिवन 5 वैल्यूज वो ऐड करते उसको वहां तक लाना है, ओके दिस सर। इज व्हाट द क्वेश्चन इज, ठीक है, जस्ट एड इट डाउन और उसको करना है। बोलो कोई डाउट, नोट कर लो इसको। चल आगे बढ़ो। अमर्त्य एफ इन फोर्थ इक्वेशन ऐड करो, सिंपल ऐड करो लाइक मैथमेटिकली। वन रिएक्टेंट्स इस साइड रहेंगे, Li सॉलिड प्लस Li गैस प्लस हाफ F2 गैस, जैसे मैथ्स में ऐड करते हो ना, प्लस F गैस। रिएक्टेंट्स एक साइड गिविंग यू Li गैस, प्रोडक्ट्स एक साइड।
ऐसे ही आएगा, मैंने सही क्वेश्चन ऐड कर दिया। अब काटते जाओ, यहाँ से Li गैस कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से F गैस कटेगा कटेगा, बच गया ना। हाँ सर। इसीलिए मैंने इसको हाफ से डिवाइड किया। यहाँ पर समझ में आया हाफ से डिवाइड क्यों किया? ताकि F गैस क्या हो जाए, कट जाए, इसीलिए हाफ से डिवाइड किया। ठीक है, और यही हेसेस लॉ होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ यार, जब भी कोई आयनिक बॉन्ड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अगर ऑब्जर्वेशन वाइज NaCl बन रहा है तो ज्यादा स्टेबल कौन था? आइसोलेटेड Na और Cl ज्यादा स्टेबल थे कि बनने के बाद ज्यादा स्टेबल है? बताओ, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? बनने के बाद ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। मतलब इफ एन आयनिक कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म्ड, इसका मतलब जरूर एनर्जी नेट रिलीज होगा कि एनर्जी नेट अब्सॉर्ब होगा? रिलीज। एनर्जी मस्ट बी रिलीज इन द प्रोसेस। अच्छा, अभी हम लोगों ने बॉर्न हेबर साइकिल में देखा, तुम एक सिंपल सा चीज सोचो। हम लोग समझो एक बिजनेस मैन है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, रुपया डाल रहे हैं NaCl बनाने में। मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी हम लोग जस्ट देखा, हम लोग को सबसे पहले Na सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? Na गैस। इसमें मुझे पता लगा कि पैसा मिला, मतलब एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा कि एक्सोथर्मिक होगा? कौन सा प्रोसेस होगा ये? आपको पैसा डालना पड़ेगा आपका। हाँ, पैसा डालना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। समझो मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग का NaCl बनाना है, ठीक है, अच्छा खासा NaCl स्टेबल सिस्टम, मतलब ऑब्वियस बात है मेरा इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा बाहर मिल जाए, और ये होना चाहिए। इसमें पैसा डालना पड़ा, डेटा साइंटिस्ट के पास है, चलो ठीक है। फिर Na से क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। इसमें भी पैसा लगाना पड़ा, इसमें भी पैसा लगाना पड़ा। ठीक है यार, Cl को उठा करके इसके बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बाई 2 क्यों कर रहा हूं? बिकॉज बॉन्ड डिस मतलब 1 मोल के लिए डिफाइंड होगा, या मैंने हाफ किया। ये भी कौन सा प्रोसेस है? एंडो, मतलब पैसा लगाते ही पर हो रहा है, अभी तक लगाना ही पड़ रहा है आपको। अब ये इलेक्ट्रॉन जब आया होगा Cl के अंदर, हाँ, अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हैं कि अब ये एनर्जी क्या करेगा? रिलीज, पैसा मिलेगा। रिलीज करेगा, मतलब इससे थोड़ा पैसा आपको बाहर मिला। चलो इसको बोलते हैं डेल्टा H, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। और ये प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। लेकिन अभी आप लोगों ने जस्ट डेटा देखा यार, 3 प्रोसेसेस एंडोथर्मिक, पहले 3, 4th स्टेप में आपको थोड़ा पैसा मिला वापस, मतलब आपने एनर्जी थोड़ा आपको वापस रिलीज हुआ। एट द सेम टाइम अगर तुम देखोगे एंडोथर्मिक का मैग्नीट्यूड ज्यादा था कि नहीं? एंडोथर्मिक का वैल्यू कितना था, याद आ रहा है? कितना हम लोग निकाले थे? 496 निकाले थे ना? एक्चुअल वैल्यू कितना है ये? 496। और ये एक्चुअली में कितना है? कितना हम लोग को बाहर निकला? ये डेटा एक्चुअली बता रहा है दिस इज शायद 349 था। यार कहने का मतलब अभी तक भी हम लोग नेट पैसा इन्वेस्ट कर लिए हैं कि नेट एनर्जी रिलीज हुआ है? क्या हुआ है? नेट इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट ही हुआ है अभी तक। मतलब तुम NaCl, मतलब ये हो रहा होगा कोई तो एक ऐसा स्टेप होगा जिस स्टेप के चलते NaCl बना होगा यूनिवर्स में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन वाइज बना है। इसका मतलब यही हुआ
कि ये जो लास्ट स्टेप होगा, ये जो लास्ट स्टेप हो रहा होगा जब ये Na+ और Cl- अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो जुड़ेंगे, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा, जिसको मैं लैटिस एनर्जी बोल रहा हूं, ये भी एक्सोथर्मिक होगा। और जरूर ये इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा कि नेट जितना पैसा लगा है आपको एनर्जी रिलीज मिल जाए, उससे ज्यादा का पैसा आपको बाहर मिल जाए। व्हाई? बिकॉज अगर आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो मैंने लिख दिया ऊपर में लाइन, नेट एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड। कौन डोमिनेट करेगा? एंडोथर्मिक प्रोसेसेस डोमिनेट करने चाहिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस डोमिनेट करने चाहिए? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। और यही हम लोगों ने निकाला है अभी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब, अगर मुझे एक आयनिक कंपाउंड बनाना है, एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाना है, मुझे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस अपने लाइफ में क्या करना है? एंडोथर्मिक प्रोसेस को अपने लाइफ में क्या करना है? लीस्ट कम करना है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस क्या करना है? ज्यादा करने होंगे। ज्यादा करना है। मतलब कम से कम एनर्जी लगे और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिले। ठीक है ना? अच्छा, कहने का मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेसेस लीस्ट कब होगा? व्हेन विल एंडोथर्मिक प्रोसेसेस विल बी लीस्ट? व्हेन आयनाइजेशन एनर्जी लीस्ट होगा कि मैक्सिमाइज होगा? I1 कम कि I1 ज्यादा? I1 कम। I1 को कम से कम। अब I1 कम किसके लिए होता है? मेटल्स के लिए होता है कि नॉन मेटल्स के लिए होता है? अल्कलाइन मेटल्स। मेटल्स के लिए। मेटल्स के लिए आप जानते हो ना, कम एनर्जी लगता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और नॉन मेटल्स जाते जाओगे तो I1 बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा, व्हेन विल एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस बी हाई? मतलब एनर्जी रिलीज कब कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो, मैक्सिमम। मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करें और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। ये तब होगा व्हेन डेल्टा H EGE। जनरली इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जनरली हम लोग पीरियोडिक टेबल किए हुए हैं ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वाज व्हाट? नेगेटिव एनर्जी रिलीज करता था। डेल्टा H EGE, लैटिस एनर्जी, बहुत एनर्जी रिलीज होना चाहिए इन सब में, मस्ट बी वेरी हाई। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एफ गैस से, हाँ एफ गैस से F- बनाना एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मेटल्स के लिए ज्यादा एक्सोथर्मिक है कि नॉन मेटल्स के लिए? पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़े हो ना ध्यान से, थोड़ा डेटा देखे हो, अलोंग द पीरियड जाते हैं, नॉन मेटल्स पे आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना नॉन मेटल्स के लिए हाईली क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब ये नेट पैटर्न बेस्ट कब बैठेगा? जब एक मेटल होगा और दूसरा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नॉन मेटल। नॉन मेटल। यही हम लोग किए हुए हैं, एक मेटल हो और दूसरा ज्यादा से ज्यादा नॉन मेटल हो। बेस्ट केस क्या हो? ऐसा कोई मेटल जिसका I1 बहुत कम हो, सीजियम उठा लो, बहुत कम। और ऐसा कोई मेटल जिसका लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये सब बहुत एनर्जी रिलीज करे, जैसे फ्लोराइड उठा लो, F उठा लो, क्लोरीन उठा लो, तो सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये सब हाईली स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स होंगे। समझ में आ रहा है सबको? बताओ क्या इसमें पूछना है, बताओ क्या डाउट है इसमें? क्या डाउट? मतलब अगर एक आयनिक कंपाउंड बनाना है तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऐसे पीरियोडिक टेबल में से सेलेक्ट करिए एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन डालने से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। ऐसे सिलेक्ट कर लिए
जिसमें जब पास आए तो ज्यादा से ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज करे। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा लैटिस एनर्जी कब रिलीज करेगा? साइज छोटा होगा और अच्छा लैटिस एनर्जी, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात। तो तभी जाकर के आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। अब बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? सर यू एक्सोथर्मिक कैसे होगा, वो फिर से रिपीट करेंगे क्या? खुद ही सोचो। तो अभी हम लोगों ने यार NaCl जो लैटिस है, तुम, अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव दूर दूर ज्यादा स्टेबल होते हैं कि वो पास ज्यादा स्टेबल है? पास। ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब जब वो लैटिस बनाएंगे, सॉरी सॉलिड, जब वो लैटिस बनाएंगे, जो मैंने कल आप लोगों को लैटिस दिखाया था, सब चिपक गए हैं दूसरे से, तो इसका मतलब जब वो दूर दूर थे तो उसके रिस्पेक्ट में अब एनर्जी क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा ना। कम होगी, यस सर। स्टेबल हो गए हैं। स्टेबल मतलब एनर्जी क्या किया है सिस्टम से? रिलीज। रिलीज किया है। यही सब तो कारण है कि आप एक्सप्लेन करते हो कि बहुत सारी चीजें बनती हैं। LiF बनता है, LiF बन रहा है। क्या रीजन होगा? मतलब पूरा ओनस, मैक्सिमम ओनस इस पूरे सिस्टम को एक्सोथर्मिक बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किन दोनों पर है? इन दोनों पर। और अगर किसी का लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहा है, तब समझ जाओ यूनिवर्स ने उसको बनाने ही नहीं दिया। बोला कि आप कृपया, आपको नहीं बनाने का मौका मिलेगा। हाँ, यस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाई, यस। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये किसके लिए हाई होता है? रिलीज की बात कर रहा हूं। मतलब बेसिकली ज्यादा बेटर होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाई, ज्यादा बेटर। मतलब एफिनिटी का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लेने का चाहत। जितना ज्यादा उसके अंदर वो चाहत होगा, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। चलो आगे बढ़े अब। सर एक मिनट। ठीक है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स में एक एक और मिनट चीज पीछे लिख की लो। जाना, एक मिनट पीछे की जाना। हाँ, हो गया सर। अच्छा, आयनिक कंपाउंड के एक और प्रॉपर्टी को लिख लो। मतलब हम लोग ने बहुत किया, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, एक्वा स्टेट में कंडक्टर। एक और है, नाम सुने हो इस टर्म का? डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। हाँ सर। ये भी लिख लो, ठीक है। एज द बॉन्ड्स, एज आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। नहीं है तो इसको याद रख लीजिएगा, आइसोमेरिज्म भी ऑर्गेनिक में आता है, ठीक है। तो यू कैन राइट दिस, दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, आइसोमेरिज्म याद है कोवेलेंट कंपाउंड में? किसी को मालूम है आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? थोड़ा सा भी आइडिया है?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यस सर, एक ही Yet फॉर्मूला different वाले compound. बहुत सारे कंपाउंड्स, हाँ उसको बोलते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वाले। हाँ डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड ये शो नहीं करता है, ठीक है। अच्छा फिर इसमें भी तुम लोग बोल सकते हो सर, तो इसको याद ही रख लीजिएगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म भी आप लोग, लेकिन थोड़ा आइडिया देखो यार, इतना तो है, हल्का सा आइडिया तो जरूर 10th से लेकर के आना चाहिए, उतना तो आप लोग आइडिया होना चाहिए। डिटेल्स में सब करोगे, लेकिन वही है कि 10th में जा करके सब कुछ यही करा देता है, बताता सही से नहीं है। खैर चलो आगे देखते हैं। अब ये होता क्या, इसको देख लो, बता रहे थे, ठीक है। देख लो, व्हेन एन आयनिक क्रिस्टल, कल दिखाया था ना आयनिक सॉलिड किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, याद है, कल ही दिखा, लैटिस। व्हेन एन आयनिक सॉलिड कैन एग्जिस्ट इन more than one crystal structure, there are different types of crystal structure. आपको जो मैंने दिखाया है ना, वो तो बस एक था। किसी को मालूम है कौन कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं? नहीं, कोई आइडिया नहीं है। क्या सर, रिपीट कर सकते हो? क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कौन कौन होते हैं? नाम सुने हो? नहीं सर, FCC, BCC नहीं सुने हो नाम? नहीं सर। ठीक है चलो फिर याद करो, फिर इसको एग्जाम्पल के लिए याद कर लो। सर आप उसका डायग्राम दिखाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है अभी, यहाँ याद करने से हो जाएगा, जैसे जिंक जाने से हो जाएगा। ZnS दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। लैटिस मतलब लैटिस एक अरेंजमेंट है और दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। बोलोगे सर ये कहाँ पढ़ाई करते हैं? 12th में एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वहां पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो एग्जाम्पल्स याद रख लो, उसी से काम बन जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, इसका नाम सुने होगे, एक का नाम बोलते हैं कैल्साइट और एक का नाम बोलते हैं एरोगनाइट, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल है किसके? पॉलीमॉर्फ्स, नोट करिए। हाँ लैटिस की वैरायटीज, यस यस यस, सब लैटिस के वैरायटीज हैं। आपको तो मैंने एक लैटिस दिखाया है ना, जैसे NaCl इज FCC लैटिस, नोट मत करना इस लाइन को, FCC आगे करोगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है ना। सब लैटिस के भी वैरायटीज हैं। आगे बढ़ो, सर एक मिनट। ओके। चलो, और आइसोमॉर्फ किसको बोलते हैं? सिर्फ एक सेकंड पीछे जा सकते हैं। ओके। ठीक है, और आइसोमॉर्फ किसको बोलेंगे? डिफरेंट कंपाउंड्स लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक है। क्रिस्टल मतलब वही लैटिस स्ट्रक्चर, उसको क्रिस्टल बोलते हैं।
आपसे अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, आपसे अभी पूछेगा एग्जाम्पल्स, फेमस एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, जैसे MgSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O, sorry, FeSO4.7H2O. ये सबके सब क्या हैं? These all are isomorphs of each other. इसका नाम मालूम है क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट, मालूम है? इसका नाम मालूम है किसी को? नहीं सर। व्हाइट विट्रियोल नहीं सुने हो? इसका ग्रीन विट्रियल। ग्रीन विट्रियोल, यस। CuSO4.H2O का नाम ब्लू विट्रियल। ब्लू विट्रियोल। ये आइसोमॉर्फ नहीं है, ठीक है ना, ये बस एग्जाम नाम दे दिया हूं, बस एग्जाम्पल ये हैं, ये दीज आर एग्जाम्पल्स। H2SO4 को क्या बोलते हैं? किसको ऑयल सर? ऑफ विट्रियल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है। तो समझ में आएगा क्या है ये सब चीजें? बोलो कोई डाउट इसमें? सिंपल फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें कुछ याद नहीं करना है। अच्छा, एक और चीज है, आयनिक रिएक्शंस आप आगे देखोगे, दे आर वेरी फास्ट। और फास्ट रिएक्शंस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम लोग ने मैक्सिमम पॉइंट कवर कर लिया आयनिक बॉन्ड को। जो आपके पास बचा है वो तो आप करोगे अब किसमें? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम तो आप कर चुके हैं, तो हो जाए तो बोलें। हाँ, एंड फाइनली एक और चीज नोट कर लेना, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, in their ordinary solid state structure, in their ordinary solid state structure, the ionic compounds consist of arrays of alternating, कल दिखाया था ना लैटिस, ions that extend in all directions and no separate molecules exist। कल मैंने बताया भी था ये लाइन कि दुनिया में NaCl टर्मिनोलॉजी में चलन आ चुका है, NaCl का मॉलिक्यूल बोल दिया जाता है, बट साइंटिफिकली स्पीकिंग देयर इज नथिंग एज NaCl मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज डिफाइंड फॉर विच बॉन्ड? कोवेलेंट कंपाउंड। NaCl इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहां तक NaCl बोलोगे? NaCl तो चलते जा रहा है, Na+Cl-, Na+Cl-, कहां तक रुकोगे? इसको NaCl बोलोगे कि इस पूरे को बोलोगे कि किसको बोलोगे? इसीलिए NaCl जो है दैट इज फॉर्मूला यूनिट, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। अलग बात है मॉलिक्यूल में आ चुका है, क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं करना, ज्यादा कोई लोड वाली बात नहीं है, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यू शुड बी वेरी क्लैरिटी रहना चाहिए रिगार्डिंग द टर्म्स दैट यू यूज। सर ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन क्यों नहीं किया सर कि हर बाकी जगह ऐसे डेफिनेशन स्पीच में डाल देते हैं सर, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं डाला कि एक Na और एक Cl का सर्कल NaCl हो जाता है? हाँ, ये हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा यूज नहीं किया है, उसीलिए यूनिट सेल के बेसिस पर किया है। एक Na इसका यूज नहीं किया है, इस पूरे लैटिस को बोला है। इसीलिए एक सॉलिड स्टेट में जब करते हैं ना, तो वहां पर हम लोग करेंगे यूनिट सेल का जो फॉर्मूला होता है वो चिपका देते हैं, एक यूनिट सेल,
वो जो लैटिस एक बहुत पर्टिकुलर अरेंजमेंट, अच्छा अरेंजमेंट होता है, तो उसको लेकर के हम लोग अपना फॉर्मूला बनाते हैं, जो आप वहां करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? ठीक है, एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आप इस सॉलिड मिसकंसेप्शन स्टेट कब करेंगे हम लोग? 12th में बहुत सारी चीज बाकी है अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी, अभी तो आप लोग का स्टार्ट ही हुआ है पूरा, है ना? अभी तो बहुत सारी चीजें सीखो, ठीक है। कोई मिसकंसेप्शन भी लेकर चलोगे तो इसमें कोई लोड वाली बात नहीं, ठीक है ना? कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि आपको इतना डीप कोई पूछेगा नहीं। बट जान लो, जानने में क्या ही लोड है, आप जान लेते हो तो और अच्छी बात है। सर करेक्ट टर्म क्या है, एक बार वापस करेक्ट टर्म इज एम्पिरिकल फॉर्मूला यूनिट और फॉर्मूला यूनिट। करेक्ट इज बेसिकली बोलना फॉर्मूला यूनिट और एम्पिरिकल फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, दिस यू विल डू डील इन यूनिट सेल सॉलिड स्टेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अच्छा, तो अब आयनिक बॉन्ड में किसी को कोई भी चीज अगर पूछना है पूछो, कोई भी चीज किसी को क्लैरिफाई करना हो, हम अभी लोग तो क्या नहीं क्या सर। है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। चलो ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में। अच्छा, जैसा कि हम लोग को मालूम है, कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? दिस इज फॉर्म्ड बाय Between two non-metals. yes formed by, and best example is this is formed by sharing of electrons. ठीक है, this bond between two non-metals. ठीक है, अच्छा अब इसमें सबसे पहले, अच्छा ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली है क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस शेयरिंग ऑफ, व्हाट इज एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर्ड हो रहे हैं, but what is actually this sharing of electrons? How does this take place? किसी को मालूम है? Mutual coordination जैसा सर। नहीं। There is overlap of orbitals. मतलब हम लोग जो 10th में स्टडी किए थे, आप लोग जो करके आए थे, दैट वाज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे एग्जांपल, आप H2 को कैसे दिखाते थे? आप ऐसे दिखाते थे। आपको अगर ऐसा लग रहा है क्या दिस इज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्या ऐसा लग रहा है कि दोनों अपना हाथ बना करके वहां पर एक लाइन है क्या? नहीं, रियलिटी में वहां कोई लाइन नाम का चीज नहीं है विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन हाइड्रोजन टू अदर। दिस इज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को किस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं? डबल बॉन्ड को किसे ट्रिपल एंड दिखाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड भी होता है ना इसमें। हाँ, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स भी आते हैं। जैसे आप डबल बॉन्ड को इससे दिखाते हो, ट्रिपल बॉन्ड को आप इससे दिखाते हो। बट एक चीज दिमाग में मेरा मान बोलने का मतलब ये है, आप लोग को ये बताना कि थोड़ा सा रियल पिक्चर जरूर बनाइएगा। दीज आर ऑल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, देयर इज नो लाइन एज सच, देयर इज जस्ट दो। हम लोग उसी पे जाने वाले हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ठीक है यार, बॉन्ड बन गया, लेकिन उस बॉन्ड का एक डीपर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि उस बोलना क्या चाह रहा है साइंस, क्या हो रहा है वहां पर। तो हम लोग ये देखेंगे कि दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। जैसे H2 के केस में क्या बोलता है कि एक H का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कितना बताओ? 1s1। तो एक न्यूक्लिया इमेजिन करो S का, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हो गया होगा। 1s ऑर्बिटल कैसा होगा? स्फेरिकल शेप। सिमिलरली एक दूसरा H यहां से आया होगा, ये भी 1s ऑर्बिटल, दो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। डॉट दिखाते हैं, बट रियलिटी में इट इज प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं? द ऑर्बिटल्स ओवरलैप। और मैं तुम लोग को एक चीज बता देता हूं, व्हाट हैपेंस इज इनिशियली जब ये दोनों इंफिनिटी पे रहते थे, तो ये ऑर्बिटल कैसा, इमेजिन करो एक ऑर्बिटल, ये कैसा ऑर्बिटल रहेगा?
स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो बोलोगे सर कैसे, इमेजिनेशन को थोड़ा और अच्छा कराइए, कुछ बोलिए कि मैं विजुलाइज कर पाऊं, दिमाग में कुछ पिक्चर बने। तो इमेजिन एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इमेजिन अ धुआं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये भी कैसा रहेगा? और जब ये दोनों बने, ये बीच में न्यूक्लियस है, जब ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो देखो कैसा बन जाता है। यहां पर एक न्यूक्लियस, यहां और एक न्यूक्लियस, और अचानक से देखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अचानक से इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इंक्रीज हो जाता है। मतलब अब स्फेरिकल नहीं रहा, this is what is actually taking place. Let me show you a certain image जाके बेटर हो जाए। इतना नोट करो सब लोग। सर मतलब एक एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम के अराउंड भी रिवॉल्व करके आ सकता है। हाँ, रिवॉल्व से बेटर तो इट इज रिवॉल्व अंडर द, गलत टर्म है। हाँ मतलब कोई देखा तो ऐसे नॉर्मल एटम पे ही लोग नहीं देख पाया है क्या कर रहा है वो। मतलब दूसरा एटम भी यूज कर सकता है उस इलेक्ट्रॉन को। हाँ यस, ये बोल सकते हो। दो एटम जो है अब वो एक एटम के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर नहीं है, ये अब दोनों एटम्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर है। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, थोड़ा बेटर होगा। लेट मी शो यू अ पिक्चर, वो ज्यादा बेटर है। बट आई वांट यू ऑल टू सी इज, अभी के लिए नोट करो बस। रुकना, खोज रहा हूं तुम लोग के लिए कोई एक पिक्चर, ताकि तुम लोग को और बेटर क्लैरिटी आए। पिक्चर खोजने तो बेटर क्लैरिटी आएगा तो और अच्छा लगेगा। कुछ मिल ही नहीं रहा है। किसी के पास आया क्या? हाँ देखो, किसी ने डाला है क्या? क्या सर? और रुको 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 रुको, ठीक है रुको रुको, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट देना मुझे। हाँ ये थोड़ा अच्छा है, ये आया, चलो। हाँ ये नोट कर लिया सब लोग? हाँ नोट सर। कर लिया ना? हाँ देखो ये बेटर है, ये फाइनली एक मिला, अच्छा है ये। इससे थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगा। देखो एक्चुअली में हो गया, देखो ये होता है एक्चुअली, ये दिख रहा है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट एस ऑर्बिटल। और इसको ऐसे ही दिखाते हैं बिकॉज हम लोग अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर याद हो तो प्रोबेबिलिटी डायग्राम है। व्हाट आर दीज पॉइंट्स? यार हर जगह प्रोबेबिलिटी है तो उसको पॉइंट से दिखा दिए हैं, किसी को नहीं मालूम। ये अभी इंफिनिटी पर है, धीरे धीरे पास आ रहे हैं। क्या करने के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए। देखो यहाँ अचानक से जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, इस साइड इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में अचानक से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डॉट्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब वहां पर देख रहे हो ब्राइटनेस ऑफ कलर ज्यादा बढ़ गया, और पहले ये इस साइड भी था। तो मतलब बेसिकली शेप थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा सा स्फेरिकल नहीं रह करके अब थोड़ा ऐसा रह गया, और अचानक से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस दोनों रीजन में बढ़ गया, इधर भी है। जिसको ऐसे दिखाते हैं, इसी को आप सिंबॉलिकली कैसे दिखाते थे? इस पूरे फिजिकल एस्पेक्ट को आप कैसे दिखाते थे अपने 10th तक? ऐसे आप ऐसे दिखाते थे, सिंपल सा आइडिया, ठीक है ये वाला।
अब सबको क्लैरिटी आया थोड़ा क्या बोलना चाह रहा था? ठीक है, यस सर। ठीक है, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस पर, ठीक है ना, ये एक्चुअली हैपन हो रहा है, अब इसमें चलते हैं। सर हाँ बोलो। सर और जिस इलेक्ट्रॉन का स्पिन उल्टा होता है वो क्या, मतलब वो एक स्पेस होती है क्या एटम में कि मगर मतलब इस साइड गया तो स्पिन उल्टा होगा फिर से वापस नहीं आए? नहीं नहीं, इतना नहीं नहीं, ऐसा है कि हम लोग को बस इतना मालूम है कि वो दोनों में से, उन दो में से दोनों के स्पिन्स ऑपोजिट रहेंगे, बस किसका क्या है नहीं इनका तो मालूम, कोई क्लासिकल एनालॉजी है ही नहीं ना, है ही नहीं, द तो स्पिन बोल ही नहीं ऑपोजिट सकते रहे। कुछ भी। हाँ, कोई एक का स्पिन क्वांटम स्टेट में थोड़ा सा, एक दोनों के स्पिन्स ऑपोजिट रहेंगे। एंड दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू, दिस इज द रियलिटी ऑफ पिक्चर, यही है जो मैं दिखाया हूँ अभी, ये हो रहा है। आप लोग भले इसको ऐसे बनाते होगे, बट तुम देखो एक्चुअली में ये है, ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं, दे आर मर्जिंग। ठीक है, चलो नाउ लेट मी नाउ, हम लोग इसको अब डील करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। अच्छा बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकते हैं? व्हाट आर द मोस्ट, क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकता है? आर दे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर दे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बैड कंडक्टर्स, रीजन? लेकिन एक चीज याद रखना, एक्सेप्शन इज देयर। एक्सेप्शन क्या है बताओ, याद है किसी को? ग्राफाइट। सर ग्राफाइट। तो एक्सेप्शंस भी हैं, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, जनरली क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट हाई कि लो? सर लो। लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस हैं, बताओ क्या एक्सेप्शन है? यार डायमंड। दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट मालूम है कौन सा है? डायमंड। सर डायमंड। डायमंड। एक सिंपल सा चीज सब याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है, सब जनरल रूल्स हैं। डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, और इसको सर लिख लो, सम एलिमेंट की सब्सटेंस। सब्सटेंस कंपाउंड ना, कोवेलेंट कंपाउंड, सम कोवेलेंट सब्सटेंसेस। डायमंड इज अ सब्सटेंस। हाँ, some covalent substances form infinite three-dimensional network। कभी डायमंड का स्ट्रक्चर देखो गोल में, देखना कैसा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, रुकता ही नहीं है। इसको बोलते हैं नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। सर्च मारो, अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। these extend in three Yes, sir. dimensions throughout the sample। इसीलिए इन सब के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? और डायमंड आप किस में करोगे? डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में आप फिर से डिटेल में करोगे इनऑर्गेनिक का ग्रुप 16। तो मेरा आपको मेन पॉइंट्स बताने का मतलब ये था कि ये सब जनरल रूल्स हैं, डोंट स्टिक टू दीज डेफिनेशंस फॉर ऑलवेज। सर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बैड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, और therefore giving them हाई मेल्टिंग पॉइंट। और मालूम है इसके साथ एक SiO2 का नाम सुने हो? SiO2, SiO2 का नाम सुने हो? सर सिलिकॉन SiO2 जो है डाइऑक्साइड। ऐसा, ये बनते रहता है, कभी देखोगे ना ऐसे चलते जाता है, फिर से गूगल में डालना, बनते जाएगा इन्फिनाइट। मतलब तुम बोलोगे सर इसका मॉलिक्यूल कहाँ है? अरे कोई सेपरेट मॉलिक्यूल नहीं है, H2O जैसा नहीं है, H2O जैसा पिद्दी सा H2O निकल के आप बैठा दिए। इन्फिनाइट थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बोलते हैं। लिखते जाओ। तो सर इसका भी कुछ मॉलिक्यूल नहीं होता? हाँ, कोई मॉलिक्यूल नहीं। हाँ सिद्धार्थ, हर एक कंपाउंड का।
These do not consist of, बस स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, आगे जाकर के अब देखे हो कभी किताब में तो उतना केस करने लायक नहीं है, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो टर्मिनोलॉजीज हैं, चलन आ चुका है। हमेशा आप उतना तो ऐसा नहीं कि सर क्या मान लेता है लोग, मॉलिक्यूल बोल देता है, बट आप किस कहाँ एंड करोगे, आप खुद ही सोचो ना, इन्फिनिटी है तो आप एंड कहाँ करोगे। इस सब के लिए भी वही है, यूनिट सेल बनाते हैं और उस इंपेरिकल फॉर्मूला को डिसाइड करते हैं। कोई एक यूनिट सेल बना लेते हैं, मतलब अब तुम आगे वही सब करोगे, यूनिट सेल उसका फॉर्मूला बना लेते हैं, उसका फॉर्मूला को नाम चिपका देते हैं। नहीं तो कहाँ पर एंड करे, कहाँ तक मैं बोलूं कि ये रुक गया है, ये तो चलते जा रहा है। वाटर कम से कम बाउंड्री तो डिफाइंड है, ऐसा है। CO2 बाउंड्री तो डिफाइंड है, मॉलिक्यूल। अमोनिया डिफाइंड तो है, ठीक है। इसमें क्या डिफाइन करें, तो 3 डिमेंशनल, जैसे इसमें एग्जांपल्स कौन कौन है, SiO2 है, डायमंड है, चलो नोट करो। डायमंड का किसी को मेल्टिंग पॉइंट मालूम है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट लिखो। नहीं सर, सर पीछे जाएंगे 1 मिनट। हाँ लिखो। हाँ सर। डायमंड हार्डेस्ट, और गूगल में अभी डालोगे तो मिल भी जाएगा पिक्चर कैसा है, खुद ही मालूम पड़ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो भी मालूम पड़ जाएगा। सर 4027 डिग्री सेल्सियस। हाँ हाँ, मतलब मैं रफली एक आइडिया ले लेता हूँ, ठीक है, हर का अलग अलग हो सकता है, तो अप्रोक्सीमेटली 4000 रख लेते हैं ना, 3500 से 400, मतलब एग्जैक्टली तुमसे कोई नहीं पूछेगा, मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट है कोई। और NaCl का कितना था, 800, सोचो उसके रिस्पेक्ट में क्या है ये। तो इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे, अरे हम लोग बहुत पीछे नहीं है, हम लोग को भी इज्जत दो, ऐसे नहीं है, हम लोग हैं कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक नहीं है, हम लोग भी रेस में वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन हम ही लोग हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना। अच्छा, why are they poor conductors when dissolved in water, covalent compounds? Why? ये भी जनरल पॉइंट, when dissolved in water, जनरल पॉइंट है, फिर से इसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं, रीजन क्या दोगे। कोवेलेंट सब्सटेंसेस में लिख लो, the electrons are localized, as in the shared or unshared phase, not free to move. हाँ बोलो। हाँ मर्तिया देखूंगा अभी, हाँ ठीक है, लास्ट ही होगा, देखता हूँ कितना होगा। क्लियर है? सर वो क्या है वो आपने कुछ तो लिखा है ना, कोवेलेंट के पहले कोवेलेंट कंपाउंड। वो इन जनरल, ये भी जनरल है, मतलब चीजें इसमें भी चेंज कर सकती हैं, ठीक है, ये जनरल आइडिया ही है पूरा। अच्छा, और कौन कौन से प्रॉपर्टीज हो गए कोवेलेंट कंपाउंड्स के। ब्रिटल। नहीं, ब्रिटल तो उसका था ना। इसको वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ मतलब इसमें देखो ना, यहाँ पर मान लो कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि वहां का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है शेड, वो तो इसके अंदर बैठा हुआ है, दबा हुआ है ना, वो तो शेयर हो गया ना, अंतर यही हो गया ना। आयनिक कंपाउंड में तो प्लस और माइनस था, तो टूट गया आयन्स में, यहाँ आयन बनेगा कैसे। दिस इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब एक जगह होना, एक जगह होना। यहाँ पर इन दोनों बीच में, इस दोनों लाइन के बीच में ना, इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में आ गया ना,
दिस इज लोकलाइज्ड। ठीक है, यस सर। ठीक है। फिर और थोड़ा देख लेते हैं। ओह सॉरी, शेयर्ड और अनशेयर्ड। अच्छा हाँ, कोवलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल होंगे कि नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल। डायरेक्शनल। मैंने बताया था आप किसी भी तरीके से नहीं बना सकते हो, आपको एक सर्टेन तरीका से ही बनाना है। दे आर डायरेक्शनल, ऐसा नहीं। दे एग्जिस्ट, दे शो। आइसोमेरिज्म, ठीक है। जनरली सॉल्युबल इन पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर, बट फिर से इसमें भी चेंजेस आ सकता है। जनरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर, ऐसा नहीं है कि ये पोलर में सॉल्युबल है। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे शो आइसोमेरिज्म सिर्फ कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करेंगे ना सर, H2O नहीं करेगा? यस, हाँ हाँ, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कोवलेंट कंपाउंड शो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से हुए बताओ? जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जांपल हैं C6H6, इसको क्या बोलते हैं याद है? दिस इज बेंजीन। CCl4, इसको नाम? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट याद आता है? याद है मैंने बताया था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब पोलर वाले आयनिक कंपाउंड्स हैं तो उनको डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? पोलर। और नॉन पोलर हैं, कोवेलेंट कंपाउंड से डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? नॉन पोलर। आगे बढ़ो, जल्दी से लिखो, मैं लास्ट बता दे रहा हूँ। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, इसका कोई ऐसा मतलब आपने पोलर में आपने हाइड्रेशन एनर्जी से एक्सप्लेन किया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स भागते हुए चले जाएंगे Na+ की तरफ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रीजन है क्या सर कि डॉर पोलर सॉल्वेंट्स में क्यों सॉल्युबल है? हाँ हाँ, इसका रीजन है, देखो। ये नोट कर लिया था? 1 मिनट सर। ठीक है, अच्छा ये चीज पे इसको लिख लो। अच्छा, सम ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स वैसे पानी में सॉल्युबल हैं। फिर से देखो, पानी को क्या बोलेंगे? पोलर की नॉन पोलर? हैं तो पोलर बोलेंगे, बट एग्जाम्पल बताओ क्या है? मालूम है कोई कोवेलेंट कंपाउंड जो पानी में सॉल्युबल हो? बताओ। अल्कोहल, देखो ग्लूकोज। एक्सेप्शन आ गया ना। ग्लूकोज सर। हाँ ग्लूकोज, वेरी गुड। ये सब पानी में सॉल्युबल है, तो वही मैंने बोला एक्सेप्शंस भी हैं। जनरली सॉल्युबल होते हैं नॉन नॉन पोलर में, बट पानी में भी आ गया। ये टर्म भी आगे आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको करेंगे। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट, HCl को पानी में डाल लोगे तो कंडक्ट करेगा कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी? करेगा सर। करेगा। HCl जो है, दिस इज अ कंडक्टर इन। HCl को पानी में डालो, किसमें टूटेगा? मालूम होगा। तो इसका मतलब HCl इज अ, है तो कोवेलेंट कंपाउंड बट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर से एक्सेप्शन। सबको समझ में आ रहा है?
सर आयोनिक बॉन्ड में भी एक्सेप्शन है कि मतलब कोई आयोनिक बॉन्ड सॉल्युबल नहीं नहीं नहीं, आयनिक बॉन्ड में नहीं, आयनिक बॉन्ड में नहीं, आयनिक बॉन्ड में नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जनरली कोवेलेंट सब्सटेंसेस के रिएक्शंस क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। और आयनिक सब्सटेंसेस के रिएक्शन, आयनिक कंपाउंड्स के आयनिक रिएक्शंस, इनमें आयंस नहीं बनते हैं। और रिएक्शंस जनरली क्या रहते हैं? रिएक्शन रेट्स आर यूजुअली लो। ठीक है, फास्ट नहीं होते हैं आयनिक रिएक्शंस की तरह। और लास्टली, नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये किस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं, किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट एज gases or liquids, but again a general point. ठीक है, सर और सॉफ्ट सॉलिड्स, राइट सर? हाँ, यस, ठीक है। बट सम, जैसे डायमंड, अब डायमंड नॉर्मल पे सॉलिड है तो वो हो सकता है। ठीक है, चलो बोलो अब इसमें कोई डाउट? तो इसके बारे में क्या है, जनरल पॉइंट्स हैं। सॉलिड कम ही होते हैं लेकिन लिक्विड गैस हो जाएगा। फिर उतने कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली लो है, लेकिन डायमंड एक्सेप्शन है। हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। सिलिका SiO2 का हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इनफाइनाइट 3 डायमेंशनल नेटवर्क है। पानी में सॉल्युबल कम ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्कोहल कोवेलेंट है बट सॉल्युबल है पानी में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। सब टर्म्स आगे आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बोलो अब कोई डाउट है किसी को? सर आज के हम लिए लोग इतना ही को रखते हैं। हाँ, कंपाउंड बोलो। गिवन है।